बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूँ अरी जवान। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नया डिसऑर्डर जिसका नाम है जी डिप्रेसिव डिसऑर्डर, और उसकी जितनी टाइप्स DSM-5 में दी गई हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। डिप्रेसिव डिसऑर्डर या डिप्रेशन जो होता है उसकी सीरीज़ को स्टार्ट करेंगे और वन बाय वन इनकी जितनी भी इनकी टाइप्स हैं डिप्रेसिव डिसऑर्डर की DSM-5 में दी गई उनको डिस्कस करेंगे, उनका क्राइटेरिया क्या है, उनको डायग्नोज कैसे करना है। एट दी एंड आपने कौन सी ऐसी सिम्टम्स को देखकर डिप्रेसिव डिसऑर्डर की जो टाइप्स हैं उनमें डिफरेंशिएट करना है, ये सब डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके। सबसे पहले चलते हैं डिप्रेशन की डेफिनेशन की तरफ। तो डिप्रेशन की जो डेफिनेशन APA ने दी है वो ये है कि डिप्रेशन इज़ एक्सट्रीम सैडनेस डिस्पेयर दैट लास्ट मोर देन डेज। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखनी है कि जब हमने बाइपोलर डिसऑर्डर में डिप्रेसिव एपिसोड को डिस्कस किया था तो वहाँ पे भी हमने बात की थी कि जो डिप्रेशन होता है या डिप्रेशन की जो फेस होती है उस दौरान क्या होता है कि पेशेंट का जो एनर्जी लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा लो हो जाता है। एनर्जी लेवल लो होने की वजह से उसकी जो डे टू डे एक्टिविटीज़ होती हैं वो भी डिस्टर्ब होती हैं। जब एनर्जी लेवल लो होगा तो बहुत सारी चीज़ें उसकी डिस्टर्ब होंगी, जैसे कि उसमें सैडनेस आएगी, डिस्पेयरमेंट होगी उसके अंदर। इसके अलावा क्या होगा, इसके अलावा APA कहता है कि ये सारी जो सिम्टम्स हैं यानी सैडनेस जो है एक्सट्रीम किस्म की सैडनेस है और ये कितने डेज तक रहेगी, एक से ज़्यादा डेज तक रहेगी। इट इंटरफेयर विद द एक्टिविटीज़ ऑफ द डेली लाइफ, ये ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ कि ये डेली लाइफ की जितनी भी उसकी एक्टिविटीज़ हैं, डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं, उनको अफेक्ट करेगी। एंड कैन काज फिजिकल सिम्टम्स, और इसके अलावा फिजिकल सिम्टम्स को भी काज कर सकती है, जिसमें पेन आ जाता है, जिसमें वेट लॉस और वेट गेन आ जाता है, जिसमें स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्बन आ जाती है। ठीक है, स्लीपिंग पैटर्न में डिस्टर्बेंस आ सकती है और लैक ऑफ एनर्जी होती है। लैक ऑफ एनर्जी की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। ये सारा जितने भी इसमें प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं ये लैक ऑफ एनर्जी की वजह से ही आ रहे होते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा कि डिप्रेशन में कुछ पेशेंट्स जो होते हैं, मैं यहाँ पे बताती चलूँ कि डिप्रेशन में कुछ पेशेंट जो होते हैं वो बहुत कम खाते हैं और खाना पीना छोड़ देते हैं, तो क्या होगा, वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। और कुछ पेशेंट जो होते हैं डिप्रेशन की सूरत में बहुत ज़्यादा खाते हैं, ओवर ईटिंग करते हैं, जिसकी वजह से उनका वेट जो होता है वो गेन होना स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा स्लीपिंग पैटर्न भी डिस्टर्ब होता है। स्लीपिंग पैटर्न भी दोनों तरीक़ों से डिस्टर्ब होगा, या तो पेशेंट बहुत ज़्यादा सोएगा या तो पेशेंट बहुत कम सोएगा, सोएगा ही नहीं। ठीक है, इन दोनों सूरतों में आइसोमिया या हाइपोसोमिया दोनों सूरतें हो सकती हैं इसमें। उसके बाद क्या है आपके पास डिप्रेशन की जो फर्दर टाइप्स DSM-5 में दी गई हैं उसमें जो उसकी सब टाइप्स हैं उसमें जो कॉमन फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे तमाम डिसऑर्डर्स के अंदर, उसमें क्या आ जाते हैं उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। द कॉमन फीचर ऑफ ऑल दोज डिसऑर्डर दैट आर प्रेजेंट इन DSM-5 इन डिप्रेशन की जो कैटेगरी में इनको डाला गया है उनमें क्या क्या होगा, उनमें आपको सैडनेस देखने को मिलेगी, एम्प्टीनेस देखने को मिलेगी, इरिटेबिलिटी मूड मिलेगा आपको, इसके अलावा सोमैटिक एंड कोग्निटिव चेंजेस मिलेंगी। ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो एनर्जी लेवल के डिस्टर्ब होने की वजह से डिस्टर्बेंस का शिकार होंगी। उसका मूड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहेगा, वो किसी से बात नहीं करेगा, लैक ऑफ मतलब उसे किसी एक्टिविटी में इंटरेस्ट नहीं रहेगा। डिप्रेशन का जो पेशेंट होता है, ये सारी सिम्टम्स आपको कॉमनली हर जो भी इसकी टाइप्स हैं डिप्रेसिव डिसऑर्डर की उन सब में देखने को मिलेगी। डिफ़र कहाँ पे करेगा, डिफ़र करेगा उनकी जो ड्यूरेशन है, उनकी जो टाइमिंग है और उनकी जो आपके पास क्राइटेरिया, नंबर ऑफ़ क्राइटेरियाज हैं, वहाँ पे जाके ये डिफ़र करेंगे। ठीक है, बाकी ये जो कॉमन चीज़ें हैं वो यहाँ पे हैं कि सैडनेस, एम्प्टीनेस, इरिटेबिलिटी, आपको ये चीज़ें हर डिसऑर्डर में देखने को मिलेगी। तो चलते हैं अपने पहले डिसऑर्डर की तरफ। डिप्रेसिव डिसऑर्डर का जो पहला डिसऑर्डर है या जो पहली इसकी टाइप है दैट इज़ डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर। अब यहाँ पे क्या है, मैंने आपको यहाँ पे बच्चों की पिक्चर्स नज़र आ रही होंगी, तो एक जो कॉमन सी इस डिसऑर्डर के बारे में चीज़ है वो ये है कि ज़्यादातर बच्चों में देखने को मिलती है, अडल्ट्स में भी होती है लेकिन ज़्यादातर बच्चों में देखने को मिलती है। लेकिन बच्चों की एज जो है वो 6 to 8 ईयर्स के दरमियान होनी चाहिए। 6 to 8 ईयर के बच्चों से लेकर 18 ईयर से छोटे बच्चों में ये आप डायग्नोज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस होते हैं ना स्पेशली, उनमें ये जो सिम्टम है वो ज़्यादा देखने को मिलती है। 6 to 8 से स्टार्ट होकर आपको 18 से नीचे नीचे तक डायग्नोज करना है। ये क्यों करना है ये आगे हम इसके क्राइटेरिया में भी पढ़ेंगे। तो चलते हैं इसके क्राइटेरिया की तरफ। क्राइटेरिया नंबर A क्या है आपके पास डिस्ट्रप्टिव का, स्वीयर रिकरेंट टेम्पर आउटब्रस्ट। यहाँ पे आउटब्रस्ट होंगे, टेम्पर आउटब्रस्ट होगा जो कि मैनिफेस्ट होगा वर्बली,
जो पेशेंट होगा या जो क्लाइंट होगा या जो भी आपके पास डिस्ट्रप्टिव मूड डिसरेगुलेशन का पेशेंट आ रहा है, उसमें टेम्पर आउटबर्स्ट होंगे, बहुत ज़्यादा गुस्सा पाया जाएगा, जो कि मैनिफेस्ट वो किस तरह से करेगा, वर्बली मैनिफेस्ट करेगा। इसके अलावा और कैसे करेगा, बिहेवियरली भी कर सकता है। बिहेवियरली कैसे कर सकता है कि वर्बली उसका जो मूड है वो इरिटेबल होगा, उससे बात करेंगे तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा, ठीक है, नॉर्मल सी बात पे भी उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा, आउटब्रस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा उसको। इसके अलावा बिहेवियर उसका क्या होगा, वो चीज़ें उठा के फेंकना स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा जो भी उसके सामने चीज़ आ रही है उसको मारेगा, उसको मतलब अपना एग्रेशन किसी न किसी सूरत में वो निकालना चाहेगा। इसके अलावा क्या है, बिहेवियरली वो कैसे शो कर रहा है, फिजिकल एग्रेशन ये बता चुकी हूँ, वर्ड पीपल और प्रॉपर्टी, ये भी हो सकता है कि वो लोगों को भी नुकसान पहुँचाना स्टार्ट कर दे, सिर्फ इस वजह से कि वो अपना एग्रेशन जो है वो उसको मैनिफेस्ट करना चाह रहा है, उसके जो एग्रेशन है वो आउट ऑफ कंट्रोल है। दैट्स वाई वो जो है उसको मैनिफेस्ट करेगा या तो वर्बली या फिर आप फिज़िकली, ठीक है। तो फिज़िकली जब उसको मैनिफेस्ट करेगा, उसका इजहार करेगा, तो वो लोगों को भी नुकसान पहुँचा सकता है। that are grossly out of proportion in intensity or duration to the situation or provocation। अब यहाँ पे मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि सिचुएशन कोई इतनी वो उस लेवल की नहीं होगी जितना उसमें जो है आउटब्रस्ट आएगा, जितना उसका टेम्पर जो है वो आउट हो जाएगा, ठीक है। इतनी सिचुएशन वो उस किस्म की नहीं होगी, गुस्से वाली नहीं होगी, लेकिन उस पेशेंट को जो है डिस्ट्रप्टिव मूड डिसऑर्डर का पेशेंट है उसको बहुत गुस्सा आएगा। आप नॉर्मली भी उसके पेरेंट्स एक दो क्वेश्चन करेंगे ना तो उसको उस बात पे भी गुस्सा आएगा। लेकिन नॉर्मली भी ऐसा होता है कि कुछ बच्चों से क्वेश्चन किया जाए जब उनकी एज 12 to 14 या इस दरमियान में होती है, तो उनसे क्वेश्चन किए जाएँ तो 2-3 क्वेश्चंस के बाद वो थोड़े से इरिटेबल होते हैं, लेकिन वो नॉर्मल लेवल होता है। ये जो पेशेंट होता है ना, इसमें जो आउटब्रस्ट का लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, ठीक है। यहाँ पे आउट ऑफ प्रोपोर्शन होता है इसका जो आउटब्रस्ट होता है, उसकी जो इंटेंसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन नहीं होती सिचुएशन के साथ, वो इनडायरेक्ट होती है। इतनी सिचुएशन संगीन नहीं होती जितनी कि उसकी आउटब्रस्ट होती है। ये था इसका क्राइटेरिया नंबर ए। नेक्स्ट हमारे पास क्राइटेरिया नंबर बी जो है इसका, दैट इज़ द टेम्पर आउटब्रस्ट आर इनकॉन्सिस्टेंट विद डेवलपमेंटल लेवल। अब यहाँ पे क्या है, पहले तो सिचुएशन की उसने बात की थी कि इतनी सिचुएशन उस लेवल की नहीं होगी जितना उसका आउटब्रस्ट होगा। अब यहाँ पे क्राइटेरिया नंबर बी में वो क्या बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इतना ज़्यादा वो आउटब्रस्ट और टेम्पर आउटब्रस्ट इतना वो इनकॉन्सिस्टेंट होता है उसकी डेवलपमेंट को लेकर, यानी इतना बच्चा नहीं होगा जितना वो गुस्सा दिखा रहा है, उसका डेवलपमेंटल लेवल इतना ज़्यादा नहीं है। अब 6-7, मैं कह रही हूँ कि 6 साल का बच्चे से ये स्टार्ट होता है और 18 ईयर के नीचे जो आपने डायग्नोज करना है, लेकिन ज़्यादातर स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस में ये नज़र आता है। तो स्कूल गोइंग जो चिल्ड्रंस होते हैं 6 to 12 ईयर के जो बच्चे आपके पास होते हैं, या 6 to 16 ईयर के बच्चे जो होते हैं आपके पास, उनमें क्या है, उनका लेवल इतना नहीं होता कि वो इतनी ज़्यादा शाउटिंग करें या फिर छोटी छोटी सी बात पे वो गुस्सा दिखाएं आपको, या फिर हाँ चीखना चिल्लाना, ये सारी चीज़ें उनमें इतनी ज़्यादा नहीं पाई जाती जितना कि उनका डेवलपमेंटल लेवल होता है। हर बच्चे का जो आउटबर्स्ट होता है एक नॉर्मल बच्चे का, उसके डेवलपमेंटल लेवल तक ही होता है। एक छोटा बच्चा आप मैंने पहले बात किया कि बच्चे जो है वो इरिटेबल होते हैं क्वेश्चनिंग करने से, लेकिन उस लेवल के नहीं होते, उनकी एक लिमिट होती है। ये जो डिस्ट्रप्टिव मूड डिसरेगुलेशन का डिसऑर्डर का पेशेंट होता है, इसमें आउटबर्स्ट जो होता है वो उसके डेवलपमेंटल लेवल से कुछ ज़्यादा ही हैवी होता है। उसके बाद क्राइटेरिया नंबर जो सी है आपके पास, वो है द टेम्पर आउटबर्स्ट अकर ऑन एवरेज 3 और मोर टाइम पर वीक। 3 या 3 से ज़्यादा डेज़ के लिए, पर वीक डेज़ के लिए होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ आपने याद रखनी है, इन्होंने कहा तो है कि 3 दिन के लिए होना चाहिए आउट ऑफ द 7 डेज़, ठीक है, 3 या 3 to मोर डेज़। तो यहाँ पे आपके पास एक चीज़ आपने याद रखनी है कि ये जो एपिसोड आएगी ये इसको लगातार नहीं आएगी, यानी अगर मंडे को एपिसोड आ रही है, ठीक है, या एपिसोड नहीं कह सकते इसको, अगर टेम्पर आउटबर्स्ट इसका मंडे को स्टार्ट हुआ है, ठीक है, तो वो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये 4 डेज़ नहीं आपको चाहिए, ठीक है, एक साथ 4 डेज़ नहीं आने चाहिए। इसमें आपके पास ज़रूरी नहीं है कि ये पूरे 4 डेज़ आए, क्योंकि अगर 4 डेज़ पूरी आएगी तो फिर जो हमने पीछे बाइपोलर डिसऑर्डर में मेनिया पढ़ा था, जब उसका एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है या डिप्रेसिव एपिसोड में एनर्जी लेवल बहुत कम हो जाता है, तो वहाँ पे भी आप इसको डायग्नोज कर सकते हो। तो उस वजह से जो उसका ड्यूरेशन है उसको डिफ्रेंशिएट इससे इस तरह करेंगे कि यहाँ पे जो आपके पास आ रही हैं सिम्टम्स, वो 3 डेज़ तो उन्होंने बोली हैं पर वीक के लिए, लेकिन जो है वो एक साथ नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट क्राइटेरिया
है क्राइटेरिया नंबर डी, द मूड बिटवीन टेम्पर आउटबर्स्ट इज़ persistently irritable और एंग्री मोस्ट ऑफ द डे, नियरली एवरी डे, एंड इट इज़ ऑब्जर्व बाय अदर। चाहे वो उसके पेरेंट्स होंगे, टीचर्स होंगे या पीयर्स होंगे, वो सब नोट करेंगे। अब यहाँ पे क्या है, मंडे को उसका आउटबर्स्ट हुआ पेशेंट को, ठीक है, और उसके बाद उसको आउटबर्स्ट दूसरा जाकर हुआ है आपके पास वेडनेसडे को कर लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद उसको संडे को आउटबर्स्ट हुआ है। तो क्या कह रहे हैं ये लोग, अगर मंडे के दरमियान जो ट्यूसडे आया है, इसमें ये नहीं है कि इसमें इसका मूड जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है। अगर वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा तब तो वो बाइपोलर में चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि मूड जो है वो एंग्री, बच्चा जो है वो एंग्री रहेगा, वो इरिटेबल उसका मूड रहेगा, लेकिन उस लेवल का नहीं होगा जितना उसका टेम्पर आउटबर्स्ट में होता है, ठीक है। लेकिन उसका मूड कॉन्टीन्यूसली जो है वो इरिटेबल और एंग्री वो आपको नज़र आएगा। और इसी तरह वेडनेसडे से थर्सडे सैटरडे के दरमियान या संडे के दरमियान जो डेज़ आ रहे हैं उसमें भी उसका मूड जो है वो इरिटेबल और गुस्सा और छोटी छोटी बात पर इस तरह का ही रहेगा। और ये ऑब्जर्वेबल होगा, दूसरे जो उसको देख रहे हैं, जो उसके पेरेंट्स देख रहे हैं, जो उसके टीचर्स देख रहे हैं, या फिर जो उसके कोलीग्स हैं, वो सारे आपको इस चीज़ की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे कि ये जो है इसको आउटबर्स्ट होता है, टेम्पर आउटबर्स्ट होता है। फिर क्या होता है कि इसका मूड जो है वो इरिटेबल रहता है मोस्ट ऑफ द डे, और फिर दोबारा से इसमें इस तरह की सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाती हैं। क्राइटेरिया नंबर ई आपके पास है, दैट इज़ क्राइटेरिया ए टू डी, जो हमने ऊपर पढ़ा है, जिसमें हमने पढ़ा है कि इसकी ड्यूरेशन क्या है, आउटबर्स्ट की, टेम्पर आउटबर्स्ट कितने डेज़ पर वीक आना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा आपने ऊपर पढ़ा है कि इसमें किस किस्म की सिम्टम्स आती हैं। वो सारी जितनी भी हमने क्राइटेरिया ए टू डी पढ़ा है, हैज़ बीन प्रेजेंट फॉर 12 और मोर मंथ्स। अब आपने डायग्नोज करने के लिए जो इसका ड्यूरेशन दिया गया है, दैट इज़ 12 और मोर मंथ्स, 1 साल या 1 साल से ज़्यादा आपके पास इसकी ड्यूरेशन जो है वो रिक्वायर्ड है। अगर बच्चा जो है पेरेंट्स जो हैं वो शिकायत कर रहे हैं कि बच्चा जो है 1 साल या 1 साल से ज़्यादा हो गया ड्यूरेशन, ये इसी तरह से बिहेव कर रहा है, वो इसका टेम्पर आउटबर्स्ट होते हैं, इसको ये इरिटेबल रहता है, ये बहुत गुस्से में रहता है हर वक्त, तो आपने इसको डायग्नोज करना है। अगर ऊपर वाले ए टू डी क्राइटेरियाज जो हैं इसके फुलफ़िल हो रहे हैं तो throughout that time the individual has not had a period lasting 3 or more consecutive months without all the symptoms in criteria A to D। अब यहाँ पे क्या है कि 12 मंथ्स तो उन्होंने ड्यूरेशन बता दी है, लेकिन हो सकता है कि 12 मंथ्स के पूरे उसको या जो है वो पेशेंट जो है वो एक्सपीरियंस ना करे टेम्पर आउटबर्स्ट को। हो सकता है 1-2 मंथ का गैप आए, लेकिन ये जो गैप है ये 1-2 मंथ का आ सकता है, 2 मंथ का आ सकता है, 3 मंथ का आ सकता है, लेकिन ये 3 मंथ एक साथ नहीं होने चाहिए, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि जनवरी और फेब जो है उसको एपिसोड आई हैं और मार्च उसका जो है वो एपिसोड नहीं आई, ठीक है, एपिसोड कह सकते हैं या टेम्पर आउटबर्स्ट कह सकते हैं, वो नहीं आई, ठीक है। और उस दौरान भी उसका जो मूड है वो क्या होगा, इरिटेबल होगा, ये हम पहले बात कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पे टेम्पर आउटबर्स्ट नहीं हुए उसको मार्च के महीने में, और दोबारा से फिर जो है उसमें अप्रैल में भी नहीं हुए, ठीक है। और फिर क्या है, मई में मस्ट होने चाहिए। अगर मई में नहीं हो रहे तो दैट्स मीन ये 3 जो है एक 7 मंथ का गैप आ गया, तो आपका जो क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया नंबर ई, वो फुलफ़िल नहीं होगा, ठीक है। क्राइटेरिया ए एंड डी आर प्रेजेंट इन एटलीस्ट 2 ऑफ द 3 सेटिंग। ए और डी क्राइटेरिया जो है, ये डी क्राइटेरिया में ड्यूरेशन बताई गई है, ए क्राइटेरिया में आपको उसकी सिम्टम्स बताई गई हैं कि वो जो आउटबर्स्ट होते हैं वो किस तरह से मैनिफेस्ट करता है, वर्बली, फिज़िकली, ठीक है, और बिहेवियरली। ये सारी जो सिम्टम्स हैं ये किस एरिया, 3 जो है ना सेटिंग में से 2 सेटिंग्स में होना ज़रूरी है। मतलब उसका बिहेवियर स्कूल में, होम में और पीयर्स में, ये 3 सेटिंग्स हैं, इन तीनों में से 2 में होना का ज़रूरी है। ये नहीं है कि बच्चा जो है वो घर में सिर्फ इस तरह के बिहेवियर शो कर रहा है लेकिन स्कूल में नहीं कर रहा और पीयर्स में भी नहीं कर रहा, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि घर में हो सकता है कि उसमें घर का माहौल ऐसा हो या फिर उसको कोई और इशू हो, उसके पेरेंट्स के लड़ाई झगड़ों की वजह से वो ऐसा मूड शो कर रहा हो, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो सिर्फ घर में होना ज़रूरी नहीं है, घर और स्कूल में अगर वो इस तरह का बिहेवियर शो करता है, दैट्स मीन कि उसको ये डिसऑर्डर है। 2 का होना ज़रूरी है, या तो वो घर और स्कूल में करेगा, या घर और पीयर्स में करेगा, या पीयर और स्कूल में करेगा, ठीक है। तो इन तीनों में से किसी 2 सेटिंग्स का होना लाजमी है। एंड आर स्वीयर इन एटलीस्ट 1 ऑफ दिस, और अगर बहुत ज़्यादा स्वीयर है तो इनमें से एक का होना भी
ठीक है। अगर वो घर में भी कर रहा है सेटअप में, तो भी आपके पास जो है उसको डायग्नोज कर सकते हो, लेकिन इन केस ऑफ उसकी जो स्फीयरनेस है उस केस में, ठीक है। बहुत ज़्यादा पीक पे है, अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा उसकी जो आ रही है आपके पास, जो ऑब्जर्वेबल पर्सन है उस वो आपको बता रहा है उसके बारे में कि ये बहुत ज़्यादा डिसरप्टिव जो है बिहेवियर शो करता है, बहुत ज़्यादा इसको टेम्पर आउटबर्स्ट आ रहे हैं, इसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, ये सारी चीज़ें ऑन द पीक होंगी, तब एक सेटिंग का भी आप जो है वो एक सेटिंग की बेस पे भी आप इसको डायग्नोज कर सकते हो, लेकिन एटलीस्ट 2 का होना ज़रूरी होता है। क्राइटेरिया नंबर एफ है आपके पास, एफ जी है आपके पास, द डायग्नोसिस शुड नॉट बी मेड फॉर द फर्स्ट टाइम बिफोर 6 ईयर और आफ्टर 18 ईयर। यहाँ पे 18 आता है, सॉरी। तो मैंने ये आपको पहले ही बात बताई थी कि ज़्यादातर बच्चों में दिखने को मिलता है 6 to 18 ईयर के बच्चों में। तो यहाँ पे आपने 6 ईयर से पहले डायग्नोज नहीं करना है इसको। अगर आपके पास 6 ईयर से छोटा बच्चा आ रहा है और उसमें ये सिम्टम्स आ रही हैं, तो आपने उसको डिस्ट्रप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर नहीं डायग्नोज करना। और 18 ईयर से अगर वो अबव है बच्चा, तब भी आप उसको डायग्नोज नहीं करेंगे, ठीक है। 6 से नीचे और 18 से ऊपर। 18 से ऊपर अगर वो जाएगा फिर तो वो पर्सनालिटी डिसऑर्डर में चला जाएगा, तो 18 से ऊपर नहीं होना चाहिए। इनके दरमियान अगर आपके पास कोई बच्चा आ रहा है ऐसी सिम्टम्स के साथ और क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है, ड्यूरेशन को फुलफिल कर रहा है, तब आपने इसको डायग्नोज करना है। बाय हिस्ट्री और ऑब्जर्वेशन द एज एट ओन सेट ऑफ क्राइटेरिया A to E इज़ बिफोर 10 ईयर। यहाँ पे आपके पास जो ऑब्जर्वेशन हिस्ट्री में इसकी एज मिलती है वो 10 ईयर्स तक मिलती है। दे हैव नेवर बीन अ डिस्टिंक्ट पीरियड लास्टिंग मोर देन 1 day during which the full symptoms criteria except duration for manic and hypomanic episode has been met। अब यहाँ पे क्या है कि 1 day की जो उसकी सिम्टम्स जो है वो फुलफ़िल होंगी मेनिया या हाइपोमेनिया के साथ, लेकिन उसका जो ड्यूरेशन है वो फुलफ़िल नहीं होगा। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं कि यहाँ पे आपने देखना है कि बच्चे को एक साथ जो 3 डेज़ हैं उनमें इसकी सिम्टम्स जो है वो शो ना हो रही हों, ठीक है। अगर 3 एक साथ आएंगी, तो हमने पीछे शॉर्ट हाइपोमेनिया भी पढ़ा था, इसके अलावा हाइपोमेनिया भी पढ़ा था। हाइपोमेनिया की जो ड्यूरेशन होती है वो 4 डेज़ की होती है, शॉर्ट हाइपोमेनिया की 3 डेज़ की होती है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि इसकी जो ड्यूरेशन है वो मेनिया या हाइपोमेनिया से मैच ना करे। नेक्स्ट आपके पास क्राइटेरिया नंबर जो है आपके पास, द बिहेवियर डू नॉट अकर एक्सक्लूसिवली ड्यूरिंग एन एपिसोड ऑफ मेजर डिप्रेसिव। अब यहाँ पे आपने डिफ्रेंशिएट करना है, हिस्ट्री लेकर, सारी चीज़ें देखकर, क्राइटेरिया देकर, ड्यूरेशन देकर कि कहीं ये दूसरा कोई डिप्रेसिव डिसऑर्डर तो नहीं है, जैसे मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर हो गया, या इसके अलावा अदर मेंटल डिसऑर्डर तो नहीं है, जैसे ऑटिज़म स्पेक्ट्रम में बच्चा करता है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस ऑर्डर हो सकता है, सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर हो सकता है, प्रेसिस्टेंट डिप्रेशन डिसऑर्डर हो सकता है, ठीक है। ये सारे डिसऑर्डर्स को आपने डिफ्रेंशिएट करना है। डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, आपने उसका क्राइटेरिया देखना है, नंबर ऑफ़ क्राइटेरिया कितने रिक्वायर है हमारे पास, और उसकी जो ड्यूरेशन है उसको देखना है, और इन डिसऑर्डर में जितनी ड्यूरेशन है उनको देखना है। उसके बाद द लास्ट क्राइटेरिया नंबर के इज़ दीज सिम्टम्स आर नॉट एट्रीब्यूटेबल टू द फिजियोलॉजिकल effect of a सब्सटेंस या मेडिसिन का अफेक्ट ना हो, एंड अदर मेडिकल और न्यूरोलॉजिकल कंडीशन। यहाँ पे आपने इन चीज़ों को भी ध्यान रखना है कि उसको कोई और फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर वो कोई ट्रीटमेंट करवा रहा है, उसकी मेडिसिन ले रहा है, तो उन मेडिसिन के असरात तो नहीं है जिसकी वजह से ये ऐसा बिहेवियर शो कर रहा है। अगर वो कोई सब्सटेंस यूज़ तो नहीं करता, ड्रग वगैरह यूज़ तो नहीं कर रहा बच्चा, इसके अलावा कोई न्यूरोलॉजिकल कंडीशन तो नहीं है उसकी, कोई ब्रेन में कोई फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम तो नहीं है उसकी, जिसकी वजह से वो ऐसा बिहेवियर शो कर रहा है। तो ये इसका लास्ट क्राइटेरिया था। ये था हमारे पास डिस्ट्रप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर, जो कि डिप्रेसिव डिसऑर्डर की पहली टाइप थी। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो नेक्स्ट इसकी टाइप को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।